हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। इसके पहले भी हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया हुआ है कि अकाउंटेंसी क्या होता है और बुक कीपिंग क्या होता है। इसके बारे में हमने जाना और सीखा। इसके नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ डेफिनेशन दिया गया है, उसके बारे में हमने जाना और समझा। रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं उसको भी हमने देखा। आज हम इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में समझेंगे। देखिए, बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग को क्या बोला गया है कि अकाउंटिंग का पार्ट है और ये स्टार्टिंग पार्ट है। मतलब ये क्या है, प्राइमरी पार्ट है, प्राइमरी स्टेज है। क्योंकि बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी की स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है, बुक कीपिंग से होती है। अकाउंटेंसी की स्टार्टिंग बुक कीपिंग से होती है। कोई भी अकाउंट मैनेज करने के लिए, कोई भी अकाउंट बनाने के लिए हमको कोई ना कोई आधार बेस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बुक कीपिंग होती है। किसी भी बिजनेस में कोई भी रिकॉर्ड हम जो मेंटेन करते हैं तो उसका स्टार्टिंग प्राइमरी स्टेज होता है, वो बुक कीपिंग होता है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसका डेफिनेशन कुछ दिया गया है, जो डेफिनेशन को आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट है कि अकाउंटेंसी रिफर्स द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बाय कोल्हर। इन्होंने बताया है कि अकाउंटेंसी का जो भी है पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। और अकाउंटिंग हमारा डिपेंड किस पे करता है, बुक कीपिंग पर डिपेंड करता है। प्रोफेसर रॉबर्ट ने भी अपना डेफिनेशन दिया है, इसको भी आप देख लीजिएगा बुक से। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेशन है, डेफिनेशन में कुछ भी हम चेंजेज नहीं कर सकते। तो जो जैसे लाइन दिया गया है उसको आप सीक्वेंस वाइज लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे हमको दिया है बेसिक्स मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। जो इसके मेथड हैं, जो रूल हैं, अकाउंटिंग को हम कैसे मैनेज करते हैं, उसके रूल के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। फर्स्ट दिया है कि अकाउंटिंग का बेस क्या है, कि तो यहाँ पर बताया गया है कि 3 बेसिस या 3 मेथड से हम अकाउंटिंग को मैनेज करते हैं। अकाउंटिंग को हम 3 बेस पर मैनेज करते हैं। फर्स्ट है कैश बेसिस। कैश बेसिस में क्या होता है कि जो हम लेन देन करते हैं, जो परचेज सेल करते हैं, या जो हम किसी से भी पैसे में कोई सामान लेते हैं या उसको देते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो कैश ट्रांजैक्शन रहता है उसको मेंटेन किया जाता है। तो इसको हम कैश बेसिस या कैश मेथड बोलते हैं। सेकंड वन देखेंगे तो एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस होता है, ठीक है। थर्ड होता है मिक्स्ड और हाइब्रिड। मिक्स्ड और हाइब्रिड का मीनिंग हुआ कि उसमें कैश भी रहता है और उसमें हमारा एक्रूअल मर्केंटाइल बेसिस भी रहता है। तो दोनों का जो मिक्सअप होता है उसको हम मिक्स्ड या हाइब्रिड बेसिस बोलते हैं। देखिए, कैश बेसिस में हमको क्या बताया गया है कि जो मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है कि अंडर द कैश बेसिस द अकाउंटिंग के लिए हमको क्या दिया गया है यहाँ पर कि अकाउंटिंग में आप देखेंगे तो अंडर द कैश बेसिस द अकाउंटिंग एक्चुअल कैश रिसिप्ट एंड एक्चुअल कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। जो कि मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैश का हिसाब किताब रखा जाए, अगर वहाँ पर क्रेडिट की कोई एंट्री ही ना की जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश बेसिस बोलते हैं। उसको हम कैश बेसिस बोलते हैं। वो चाहे रिसिप्ट हो चाहे पेमेंट हो, और उसी का रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। इन दिस बेसिस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज पेड। जब कैश दिया जाता है तो उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं, जब हमारे पास कैश रिसीव होता है तो उसका रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। एनी इनकम रिसीव, जैसे हमको कोई इनकम रिसीव्ड होती है, चाहे रेंट आया, चाहे सैलरी आई, चाहे हमने कोई सामान बेचा था उसका पैसा है, जब कैश आता है हमारे पास तो उसकी एंट्री करते हैं, तो कैश रिसीव्ड में आता है। एक्सपेंस में हमने किसी को सैलरी दिया, वेजेस दिया, रेंट दिया, या बहुत सारी चीज़ें होते हैं, हम कोई पेमेंट करते हैं, जब हम पेमेंट करते हैं तो उसको हम एक्सपेंसेस वाले कॉलम में रखते हैं। सच अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज यूजुअली फॉलोड बाय प्रोफेशनल्स सच एज डॉक्टर्स। जैसे डॉक्टर्स के पास देखेंगे तो डॉक्टर के पास क्या रहता है कि आप सीधा वहाँ कैश का हिसाब किताब होता है। ऐसा नहीं कि वो पेशेंट का बोलेंगे या पेशेंट बोलेगा कि सर हमारा इलाज कर दो, हम बाद में पेमेंट करेंगे। तो ऐसे डॉक्टर आपका पेमेंट नहीं करते हैं। वहाँ पर डॉक्टर लोग आपका इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सीधा हिसाब किस पर चलता है, कैश पर चलता है। सामने आपका जो भी उनका फीस होता है, हाँ कुछ आपको डिस्काउंट मिलता है, कुछ आपको रिलीफ मिलती है, वो अलग बात है, लेकिन उनका हिसाब किताब कैसा रहता है, कैश में ही रहता है, ठीक है। तो डॉक्टर्स कैश बुक मेंटेन करते हैं। लॉयर भी कैश बुक मेंटेन करते हैं। चार्टर्ड अकाउंट भी देखेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैश बुक मेंटेन करते हैं। आज के समाज में देखेंगे तो एज पर रिलेशन कुछ क्रेडिट चलता है, लेकिन अगर उनकी बुक देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जब कैश आता है या कैश दिया जाता है या कैश लिया जाता है तो वही एंट्री हमारे सीए लोग उसको रखते हैं। एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और कोई हमारा नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें भी हम उसको जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जैसे कि बहुत सारे एनजीओज़ होते हैं, तो एनजीओज़ में भी क्या रहता है कि कैश का ट्रांजैक्शन का ही एंट्री किया जाता है। वहाँ पर आपको कोई क्रेडिट की एंट्री नहीं रहती है।
आगे हम देखेंगे इसमें एक्रूअल या मर्केंटाइल बेसिस क्या होता है। एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस में आप देखेंगे तो यहाँ अंडर एक्रूअल बेसिस में अकाउंटिंग इफ़ रेवेन्यू वेदर रिसीव्ड आर नॉट, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमने रेवेन्यू जनरेट किया है, मतलब हमने काम किया है, कुछ पैसा हमको मिलने वाला है, भले नहीं मिला है, अभी नहीं मिला है, बाद में मिलेगा, लेकिन हमने उसको अर्न कर लिया है, तो उसकी भी एंट्री हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम एक्रूअल में दिखाते हैं। मतलब जैसे आप बोलिए एरियर है ना, रेंट आपका ड्यू है लेकिन मिला नहीं है, तो आज नहीं कल तो मिलने वाला है, तो एक तरह से हमारा इनकम का सोर्स जनरेट हुआ है, तो इसको हम एक्रूअल मेथड में शामिल करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वेयर पेड आर नॉट रिकॉर्डेड वर्ड्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन, तो ये सारी चीज़ें हमारी अक्रूड, मतलब हमने इनकम करा है या एक्सपेंसेस हो चुका है, अभी हमने पेमेंट नहीं करा है, तब भी वो पेमेंट की कैटेगरी में या एक्सपेंस की कैटेगरी में रखते हैं। मतलब यहाँ पर उधारी का भी हिसाब किताब साथ में हमको लेके चलना पड़ता है। मिक्स्ड और हाइब्रिड के बारे में, कैश और एक्रूअल को अगर हम मिक्सअप कर देते हैं तो दोनों का जो मिक्स्ड या हाइब्रिड बनता है उसको हम हाइब्रिड बेसिस बोलते हैं। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दोनों का जो कम्बिनेशन होता है इसको हम मिक्स्ड या हाइब्रिड बोलते हैं। अंडर मिक्स्ड बेसिस द अकाउंटिंग बोथ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस आर फॉलो। रेवेन्यू एंड एसेट्स आर जनरली रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, वेदर एक्सपेंसेस आर जनरली टेकन बाय एक्रूअल बेसिस। ठीक है, द लॉज ऑफ इंडियन प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ दिस मेथड। देखिए यहाँ हमको दिया है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग मीन्स द न्यूमेरिकल क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। फाइनेंशियल मतलब वित्तीय बोलते हैं, जो पैसे के हिसाब किताब की कैटेगरी में आता है। वाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग वी मस्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हम इसको मेंटेन कैसे करते हैं, शो कैसे करते हैं। देखिए, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में रिलायबिलिटी, यहाँ पर क्या होता है, रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं या जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है एकदम रियल होनी चाहिए, एक्चुअल होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी त्रुटि, यानी कहने का मतलब कोई भी मिस्टेक या कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन का हमको एंट्री नहीं होनी चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, सब एकदम एक्चुअल रियल होनी चाहिए। ठीक है, तो रिलायबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। रिलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है क्या होनी चाहिए, उसी से जुड़ी हुई होनी चाहिए, उसी बिजनेस से हुआ या आपका कोई एनजीओ हुआ या जिससे आपने उस एक्सपेंस को यूज किया है, तो उससे वो सारी चीज़ें कनेक्ट रहनी चाहिए। अंडर स्टेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और जो भी आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं वो एक दूसरे को समझ में आनी चाहिए, मतलब आपने जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर गैदर किया है, उसको यूज किया है, वो अंडरस्टैंड मतलब समझ में भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अभी तो लिख दिया, आज आपको याद है लेकिन कल उसको भूल गए कि किस चीज़ का था और किसके बारे में था, तो ऐसा वहाँ पर कोई भी डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए। कंपेटेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। देखिए, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में हमको क्या दिया है, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए और कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका यहाँ ब्रीफ में थोड़ा मीनिंग समझाया गया है कि रिलायबिलिटी क्या है, तो उसको आप देख लीजिए, रिलेवेंस, ठीक है, अंडर स्टेबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपके बुक में दी गई है, जो कि आपको कुछ लाइन इसका लर्न करना पड़ेगा। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या होता है, इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग इट इज़ नेसेसरी टू नो द मीनिंग ऑफ सर्टेन बेसिक टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग कंडीशन। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है बच्चों कि देखिए, अगर हम अकाउंटिंग को यूज करते हैं, यहाँ पर हम उसके बारे में कुछ नॉलेज लेते हैं, तो हमको उसका जो बेसिक, अगर आपको अकाउंट शब्द को आप यूज तो कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंटिंग के लिए, लेकिन आपको अकाउंट का मीनिंग ही नहीं पता है कि अकाउंट होता क्या है और किसके लिए इसको हम यूज करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, इसका हमको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या सिर्फ़ और सिर्फ बेनिफिट है, या इसके कुछ हमारे पास और भी अदर बेनिफिशियल यूजेस हैं। अगर इस चीज़ का हमको पता नहीं रहेगा तो हम अकाउंट क्यों मेंटेन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए तो हमको अकाउंट मेंटेन करना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी होती क्या है। तो अकाउंटिंग इज अ वर्सटाइल सिस्टम
विच सर्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ पर्पजेज इन द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। आज के बिजनेस वर्ल्ड में अकाउंटिंग का मोस्ट बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो बिजनेस चाहे छोटे पैमाने पर हो चाहे बड़े पैमाने पर है, बिजनेस की पूरी हिस्ट्री, उसका चिट्ठा, उसका पूरा एकदम हिस्ट्री जो बताने का काम करता है वो कौन करता है? अकाउंटिंग करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। हेंस द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी नीड टू द अंडरस्टूड। अब इसके लिए हमको कुछ जो टर्मिनोलॉजी है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए टर्मिनोलॉजी में क्या दिया है। फर्स्ट हमको दिया है ट्रांजैक्शन, टाइप्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन। जो हमारा टर्मिनोलॉजी है क्या होता है कि कोई ना कोई ट्रांजैक्शन किस टाइप का हो रहा है। वहाँ पर ट्रांजैक्शन मतलब रिकॉर्ड या जो हमारा लेन देन जो व्यवहार, उसको ही हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन किस बेस पर और किसके लिए किया जा रहा है, ये चीज़ को हमको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। अब जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो आगे दो कंडीशन आती है। एक होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। जब मॉनेटरी की बात करें तो मॉनेटरी में दो चीज़ें आ जाएगी भाई। जहां हम कोई व्यवहार करते हैं तो या तो कैश में हो सकता है या तो क्रेडिट में हो सकता है, तीसरा तो कोई एंट्री है नहीं इसमें। तो यहाँ फ़िलहाल जो अगर मॉनेटरी की बात करें तो मॉनेटरी में क्या आता है कि कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन आता है। देखिए कैश का तो तुरंत रोकड़ा दिया सामान लिया, या सामान दिया रोकड़ा लिया। ठीक है, कैश लिया सामान दिया या गुड्स दिया या कोई भी प्रोडक्ट दिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट में क्या आता है? क्रेडिट में हमारा आता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम तुरंत करते हैं, ट्रांजैक्शन तो हमारा हो जाता है लेकिन पेमेंट हमको तुरंत रिसीव नहीं होता है। एज पर चाहे वो चेक मिले, पीडीसी चेक मिले या हमको बाद में पेमेंट मिले, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में सबसे बेटर रूल आपने पढ़ा होगा, आप अभी नहीं पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आप अभी 11th में गए हैं और फर्स्ट टाइम आप बुक कीपिंग को पढ़ने जा रहे हैं। तो बुक कीपिंग का साम्राज्य बहुत बड़ा है। बुक कीपिंग का जो साम्राज्य मतलब इसका यूजेस और इसका आप हिस्ट्री और इसका कल्चर देखेंगे तो बहुत बड़ा है, क्योंकि सारी जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं देश विदेश में, मतलब हमारी कंट्री में, अदर कंट्रीज में, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल तक जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं सब अकाउंटिंग और बुक कीपिंग से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, बड़े पैमाने पर छोटे पैमाने पर कोई भी एंट्री जो भी होती है उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हमारे किससे जुड़े रहते हैं? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम में क्या बताया गया है? बार्टर ट्रांजैक्शन में बताया गया है कि यहाँ पर हम वस्तु विनिमय करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं? वस्तु विनिमय करते हैं। मतलब हमको कोई सामान की ज़रूरत है तो हमने हमारी ज़रूरत के हिसाब से सामान लिया, और सामने वाले को अगर किसी सामान की ज़रूरत है और वो चीज़ हमारे पास है, तो दोनों के पास यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक दूसरे की ज़रूरत पूर्ति की सामान होनी चाहिए या गुड्स होना चाहिए या उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन देखिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू पर्सन्स आर पार्टीज ऑफ मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज ट्रांजैक्शन। क्या बताया जा रहा है कि ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है कि कोई दो पार्टी, देखिए ट्रांजैक्शन करने के लिए दो पार्टी की होनी जरूरी है। क्यों? एक लेगा और एक देगा, मतलब एक रिसीवर होगा और एक गिवर होगा। जब तक दो पार्टी नहीं होगी तो आप ट्रांजैक्शन करेंगे किसको? लेने वाला तो है लेकिन देने वाला ही नहीं है, या देने वाला है तो लेने वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कम से कम दो पार्टी का होना ज़रूरी है। और वो पार्टी किस में करेगी ट्रांजैक्शन? या तो मनी में करेगी या तो मनी के वर्थ जो उसकी वैल्यू है उसके जगह कोई वैल्यू या कोई वस्तु देता है तो उसको भी हम किस में? दोनों कैटेगरी में। देखिए हमारा ट्रांजैक्शन चाहे कैश में हो, मतलब चाहे मॉनेटरी में हो, चाहे नॉन मॉनेटरी में हो, चाहे कैश में हो, चाहे क्रेडिट में हो, चाहे बार्टर सिस्टम में हो, तो तीनों के कंडीशन में क्या होता है? जो भी हम यहाँ पर एंट्री करते हैं या जो भी हम वस्तु विनिमय करते हैं इसको हम किस में रखते हैं? ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या होता है? देखिए मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में मैंने बताया कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में आपको यहाँ देखिए कैश ट्रांजैक्शन, अ बिजनेस क्या है? अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज पेड आर रिसीव्ड। कैश ट्रांजैक्शन में क्या हो सकता है? या तो आप कैश देंगे या तो आप कैश लेंगे। ठीक है, दो ही काम होगा। आधे रास्ते तो रहेगा नहीं कैश की, आधा हाथ उसने बढ़ाया आधा हाथ आपने बढ़ाया, लेकिन कैश न गिवर के पास से आया न रिसीवर ने
एक्सेप्ट करा, ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। एक देने वाला और एक लेने वाला रहेगा, तो एक के पास से आएगा और दूसरे के पास से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्योर कैश का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब तुरंत तुरंत, एट अ टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन या एट अ टाइम ऑफ अ कम्युनिकेशन, जहाँ पर कैश की एंट्री होती है या जहाँ कैश लिया या दिया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप समझिए इसको बच्चों, क्या दिया है कि परचेज ऑफ गुड्स, क्या दिया है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश 15,000। जैसे हमने क्या आपके बुक में दिया है कि अगर हमने क्या करा, 15,000 रुपये का गुड्स परचेज किया, स्टॉक परचेज किया, प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक है। अब हमने परचेज करा तो क्या किया, कैश में हमने करा, हमने रोकड़ा दिया उसको ना, तो हम क्या करेंगे, इसका कैश की एंट्री में आएगा। ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, एक कैश की एंट्री में आएगा। अरे भाई वो हमको क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, गुड्स दे रहा है, और हम उसको क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, ठीक है। तो कैश उसने हमको, जो हमारी वैल्यू है 15,000 रुपये के कैश की वैल्यू के बराबर उसने हमको गुड्स दे दिया, तो एज अ समझिए वो भी हमको क्या दिया, एक तरह से कैश की ही वैल्यू में दिया और हमने उसको क्या दिया, कैश दिया, तो इसको हम कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। पेमेंट ऑफ सैलरी, हमने किसी को सैलरी पे किया, अब सैलरी क्या दिया हमने, कैश दिया, किसके रिगार्डिंग दिया, सैलरी के रिगार्डिंग दिया, लेकिन हमने दिया क्या, कैश दिया, और उसको मिला क्या, कैश मिला। हमने दिया भी तो कैश और उसने लिया भी तो क्या, कैश। यहाँ पर प्योर क्या है, कैश का ट्रांजैक्शन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैश की कैटेगरी में रखेंगे। आगे आता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज वन इन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली एट अ टाइम ऑफ अ ट्रांजैक्शन। देखिए जो कैश में नहीं होगा वो किस में होगा, क्रेडिट में होगा। क्रेडिट में क्या होता है कि हमको वस्तु, स्टॉक, प्रोडक्ट तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन हम पेमेंट क्या करते हैं, पेमेंट एट अ टाइम नहीं करते हैं, हम पेमेंट तुरंत नहीं करते हैं। पेमेंट हम कब करते हैं, पेमेंट हम कुछ समय के बाद, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, या जो भी क्राइटेरिया उसके और हमारे बीच में हुई है, जो भी हमारी बातें हुई है, एज पर कम्युनिकेशन हम जब पेमेंट बाद में करते हैं। इन्हीं सिंपल समझ लीजिए कि हमने खरीदारी के समय पेमेंट नहीं किया, पेमेंट बाद में किया, तो इसको हम किस में रखेंगे, एक क्रेडिट की कैटेगरी में आता है। ये किस में आएगा, ये हमारा यहाँ पर क्रेडिट की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से इसको हमको यहाँ पर देखना था। आगे देखिए हमको क्या दिया है, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इसके पहले भी हमको दिया है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का देखिए दिया है, एक एग्जांपल भी आप देख लीजिए, अदरवाइज आपको लगेगा कि बताया नहीं गया है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट मिस्टर अमन, किसको बेचा गया है, स्टॉक सेल किया गया है, किसको, अमन को, कितने का, 8,000 का। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कौन सा शब्द इसमें जोड़ा गया है स्टूडेंट, कैश की जगह क्रेडिट लिखा गया है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। अमन को माल तो बेचा गया, लेकिन किस में बेचा गया, उधारी में बेचा गया। माल तो गया, ठीक है, यहाँ से स्टॉक या गुड्स तो गया, लेकिन हमको कैश आया क्या, नहीं, कैश नहीं आया। हमने एज पर रिकॉर्ड क्या मेंटेन किया कि स्टॉक गया है, ठीक है, स्टॉक गया है मतलब हमने सेल करा है, ठीक है, सेल करा है तो हम किसको दिखाएंगे, अभी कैश दे दिया होता तो नाम आता ही नहीं कि अमन को दिया, सुरेश को दिया, महेश को दिया, गणेश को दिया, किसको भी दिया, ठीक है, किसको भी दिया उससे मतलब नहीं, कैश दिया, कैश लिया, सामान दिया। लेकिन जब हम नाम क्यों लिखते हैं, हमको स्पेसिफिक वो नाम आगे यूज होता है। ये सारी चीज़ें आप डेप्थ में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर नाम मायने रखता है कि हमने 8,000 का स्टॉक किसको दिया है और किस डेट को दिया है। तो हम यहाँ पर एंट्री पास करेंगे कि अमन को डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि अमन को हमने स्टॉक दिया है, और टू सेल्स अकाउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर एंट्री जो हुई है क्रेडिट की बन रही है, ठीक है। सोल्ड मशीनरी टू अमर सिंह ऑन क्रेडिट, अमर सिंह को क्या किया, मशीनरी बेचा, ठीक है, तो भी हम यहाँ क्या करेंगे, अमर सिंह को डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि अमर सिंह से हमको पैसा लेना है, अमर सिंह से हमको पैसा लेना है, अभी पैसा मिला नहीं है, ठीक है। जब पैसा आएगा तो हम उनको क्रेडिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे। तो हम यहाँ पर करेंगे अमर सिंह डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, अमर सिंह डेबिट टू मशीनरी अकाउंट या सेल्स अकाउंट, जैसा भी है जिसको दिखाते हैं। तो 20,000 की एंट्री हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्रेडिट में दिखाएंगे। नॉन मॉनिटरी सिस्टम में हमारा देखिए, नॉन मॉनिटरी सिस्टम में आता है कि द ट्रांजैक्शन विच डजंट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनिटरी में आता है कि हम क्या करते हैं, उसके जगह पे पैसे का सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, सामान का एक्सचेंज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास फर्नीचर है,
तो हमने क्या किया, फर्नीचर को एक्सचेंज किया, किसी के पास मशीनरी है, मशीनरी की हमको ज़रूरत है, तो एक दूसरे से जो हमने इंटरचेंज किया, जो एक्सचेंज किया, यहाँ पर पैसे की एंट्री नहीं हुई, यहाँ पर पैसे की बात नहीं है। गुड्स की जगह हमने अपने रिक्वायरमेंट का गुड्स हमने उससे लिया और उसके रिक्वायरमेंट का गुड्स उसको दिया, तो इसको हम बोलते हैं नॉन मॉनिटरी सिस्टम। इसको हम नॉन मॉनिटरी सिस्टम बोलते हैं। एंट्री क्या पास करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड एंट्री। अब देखिए, जब कोई चीज़, कोई भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन का प्रॉपर वे में जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं किसके लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, इन द प्रॉपर फॉर्म और मेथड इज कॉल्ड एंट्री। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एंट्री बोलते हैं। ठीक है। नरेशन, नरेशन का मीनिंग होता है कि कोई भी एंट्री पास करने के बाद, कोई भी एंट्री पास करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो थर्ड लाइन रहती है उसमें हमने लिखा हुआ है। जैसे हमने किसी को गुड्स बेचा, सेल किया, तो हम सेल की एंट्री क्या पास करते हैं, जैसे मान लीजिए XYZ, किसी को X को हमने 10,000 का स्टॉक बेचा, तो हम क्या करेंगे, X को डेबिट करते हैं, X को डेबिट करते हैं टू सेल्स अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, जो नरेशन बोला जाता है उसका मीनिंग क्या है, नरेशन 10,000 स्टॉक विल बी सोल्ड टू X, या X हैज परचेज टू 10,000 ऑफ रुपीज गुड्स, तो इसको हम नरेशन बोलते हैं। गुड्स होता है जो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट का हम ले वेच करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। द टर्म्स ऑफ द गुड्स रिफर्स टू मर्केंडाइज, कमोडिटीज, कोई वस्तु, आर्टिकल्स, थिंग्स, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडर के लैंग्वेज में या ट्रेड के लैंग्वेज में हम इसको गुड्स बोलते हैं। ठीक है। दीज आज परचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेल, और ये क्या है, ये मैन्युफैक्चर किया गया रहता है, मैन्युफैक्चर किया गया रहता है फॉर द पर्पज ऑफ सेल एंड द अर्न प्रॉफिट। कोई भी प्रॉफिट के तौर पे, प्रॉफिट कमाने के लिए कोई चाहे मैन्युफैक्चर किया गया रहे, चाहे परचेज किया रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम गुड्स बोलते हैं। जैसे मेडिसिन्स और गुड्स फॉर द केमिस्ट। अब देखिए, किसकी अलग अलग वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर मेडिसिन्स की बात करें तो किसके लिए गुड्स है, जैसे जो केमिस्ट है, केमिस्ट की शॉप है, वो शॉप चाहे बड़ी हो या छोटी हो, उसके लिए वो स्टॉक मायने रखता है, उसके लिए क्या कहा जाएगा, स्टॉक मायने रखा जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो मंगाता है तो क्वांटिटी में मंगाता है, तो उसको हम गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन वही दवा, वही मेडिसिन हम क्या करते हैं, अगर हम किसी केमिस्ट के पास से परचेज करके लाते हैं अपने यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, कोई हमको डिजीज़ है, कोई हमको प्रॉब्लम है जिसके यूजेस के लिए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे, यहाँ पर हम अपने लिए गुड्स नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि गुड्स एज ए क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर हमने एक सिंगल गोली लिया या 10 गोली लिया, 5 गोली लिया, तो इसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारे लिए क्या है, गुड्स है, हम सिर्फ और सिर्फ उसको मेडिसिन बोलेंगे। ठीक है। लेकिन केमिस्ट के लिए क्या है, गुड्स है। वेजिटेबल्स आर गुड्स फॉर वेजिटेबल वेंडर। अब देखिए, जो वेजिटेबल का वेंडर है, व्यापारी है, उसके लिए क्या है, वेजिटेबल, उसके लिए गुड्स है। ठीक है। लेकिन हम इंडिविजुअल पर्पज़ के लिए, अपने यूजेस के लिए ख़रीदते हैं छोटे पैमाने पर, तो उसको हम गुड्स नहीं बोलेंगे, उसको हम सिर्फ वेजिटेबल्स बोलेंगे। ठीक है। तो एक ही प्रोडक्ट को हम उसके यूजेस के हिसाब से उसके नाम चेंज होते रहते हैं। ठीक है। पार्ट्स लाइक टायर्स, इंजन, गियर बॉक्स, केबल्स आर प्रोडक्ट बाई अ व्हीकल मैन्युफैक्चर लाइक बजाज, ऑटो, हीरो मोटर्स, ये सब उसके लिए क्या है, पार्ट्स कहे जाएंगे। तो इस तरह से हमको देखिए, यहाँ तक आपको हमने यहाँ पर बताया, नरेट किया है, तो इसको आप अच्छे से जानिए और समझिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कैपिटल और ड्राइंग के बारे में समझेंगे कि कैपिटल क्या होती है और ड्राइंग्स क्या होती है। दोनों का बहुत डिफरेंट मीनिंग है, दोनों अलग अलग है। कैपिटल को हम ड्राइंग नहीं बोल सकते, ड्राइंग को हम कैपिटल नहीं बोल सकते, जबकि दोनों का क्या है, दोनों का रिलेशन प्रोप्राइटर से ही है, लेकिन दोनों का अलग अलग डेफिनेशन है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।